Hello everyone, we are here to start with a new chapter from NCRT textbook History, that is Civilizing the Native, Educating the Nation। यानी कि नेटिव दैट इज देसी लोग यानी यहाँ के रहने वाले, भारत के रहने वाले, एंड एजुकेटिंग द नेशन यानी कि राष्ट्र को शिक्षित करना। इस चैप्टर को हम समझेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, पहले पीछे के सारे चैप्टर्स की तरह। सो इन द अर्लियर चैप्टर्स यानी जो पुराने चैप्टर्स थे, हमारे पहले के जो चैप्टर्स थे, उनमें हमने देखा कि किस तरह से जो ब्रिटिश शासन था उसने राजा, नवाब, पीजेंट और ट्राइबल्स यानी कि राजा, नवाब जो कि उर्दू शब्द है, पीजेंट यानी कि जो छोटे किसान थे या आदिवासी। इस चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका क्या असर पड़ा, इम्प्लीकेशन पड़ा, यानी स्टूडेंट की लाइफ पे भी क्या असर पड़ा। भारत के अंदर जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे, वो सिर्फ टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट नहीं चाहते थे, वो मतलब टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट के साथ साथ रेवेन्यू पे भी पूरा कंट्रोल चाहते थे। उन्हें ये लगा कि उनका मतलब पहले एक कल्चरल मिशन था, यानी उनका एक सांस्कृतिक मिशन था, उनको नेटिव को सिविलाइज करना था, यानी कि जो यहाँ भारत के अंदर जो देसी लोग थे उनको सभ्य बनाना था। उनके हिसाब से सभ्य बनाने का मतलब ये था कि यहाँ के लोगों के कस्टम और वैल्यूज को बदलना। कस्टम यानी कि जो रिवाज, जो रीति रिवाज जो सदियों से चली आ रही हैं, जो मूल्य हमारे संस्कृति की, उनको बदलना अंग्रेजों के द्वारा। अब किस तरह के बदलाव लाए गए, व्हाट चेंजेस वेर इंट्रोड्यूस्ड, सो हाउ वेर इंडियंस टू बी एजुकेटेड। अब भारतीयों को कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे सभ्य बना जाए, और कैसे उनको मतलब कि अच्छा प्रजा यानी गुड सब्जेक्ट कैसे बनाया जाए, ये उनका मकसद था। सिविलाइज करने के पीछे का यही मकसद था कि इंडियंस को कैसे गुड सब्जेक्ट्स बनाई जाए। सो ब्रिटिश के पास मतलब कि इन सवालों के बहुत ही सिंपल जवाब थे, और इस पे वाद विवाद चलता रहा दशकों तक। अब ब्रिटिश की नज़र में शिक्षा क्या थी, यानी हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, ब्रिटिश ने कैसे शिक्षा को देखा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड, यानी उन्होंने क्या सोचा और किया क्या। उनके कुछ विचार शिक्षा को लेकर के, जिनको हम आज भी ग्रांटेड लेके चलते हैं 200 सालों में, यानी ये जो पूछताछ, जो इंक्वायरी से हमको पता चलता है कि उनके जो शिक्षा की जो प्रक्रिया थी, उसके एवज में कैसे इंडियंस ने ब्रिटिश आइडियाज़ के खिलाफ अपना रिएक्शन दिया, प्रतिक्रिया दिया, और कैसे भारतीयों के अंदर में वो मानसिकता, वो विचार बढ़ी या फिर विकसित हुई, और कि कैसे इंडियंस को एजुकेट किया गया, कैसे भारतीयों को शिक्षित किया गया। सबसे पहले ये हमारा जो ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, यानी ये जो ओरिएंटलिज्म की परंपरा, ओरिएंटलिज्म क्या होता है इसको हम समझेंगे। इसमें 1783 में एक पर्सन जिसका नाम है विलियम जोन्स कलकत्ता में आता है। उसका कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पोस्ट पे उसकी नियुक्ति होती है, कंपनी के द्वारा भेजा जाता है। इसके साथ साथ इसके बारे में कुछ जानते हैं कि वो लॉ का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। जोन्स एक लिंग्विस्ट भी था, यानी कि वो एक भाषाविद भी था, बहुत से भाषाओं का ज्ञाता था। उसने ग्रीक पढ़ी थी, या फिर लैटिन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, फ्रेंच और इंग्लिश का भी वो बहुत अच्छा जानकार था, और अरबिक उसने एक मुस्लिम फ्रेंड से सीखा था, और बाद में उसने पर्शियन भी सीख रखी थी। कलकत्ता के अंदर उसने बहुत से समय व्यतीत किया पंडितों के साथ, जिसने उसे संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया, ग्रामर का ज्ञान दिया, और कविता, पोएट्री का ज्ञान दिया। अब जल्द ही वो जो प्राचीन एंशिएंट टेक्स्ट थे, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, यानी जो प्राचीन भारतीय जो किताबें थी, जो कि कानून पे लिखी थी, दर्शन पे लिखी थी, रिलीजन यानी धर्म पे, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति पे, मॉरलिटी यानी नीति शास्त्र पे, अर्थमेटिक यानी अंकगणित, मेडिसिन यानी चिकित्सा, और बाकी और भी विज्ञान जिस पे भारत के अंदर लिखी गई। जोन्स ने क्या पाया कि उसका जो इंटरेस्ट जो था, वो बाकी जो ब्रिटिश अधिकारी थे जो कलकत्ता में उस वक्त रह रहे थे, वो भी इससे मतलब इस चीज़ को जान रहे थे। इंग्लिशमैन जैसे कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ये नाम है, और नैथेनियल हैलहेड, ये भी इन्हीं चीज़ों में व्यस्त थे। एंशिएंट इंडियन हेरिटेज यानी जो प्राचीन भारतीय विरासत थी, इसको समझने में व्यस्त थे, यानी भारतीय भाषाओं को और संस्कृत और पर्शियन कारनामों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में, अनुवाद करने में व्यस्त थे।
इसके साथ साथ जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया बंगाल के अंदर, और उसने एक पत्रिका शुरू किया एशियाटिक रिसर्चेज। जोन्स और कोलब्रुक ये एक पार्टिकुलर एटीट्यूड इंडिया को लेकर के रखते थे, यानी भारत को लेकर के इनका एक अलग व्यवहार था। उनको उनका मतलब कि प्राचीन कल्चर, प्राचीन संस्कृति को लेकर के बहुत ही गहरा भावना था। दोनों, इंडिया और वेस्ट दोनों को एक ही निगाह से देखता था। इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता, उसका यह मानना था कि भारतीय सभ्यता यानी दे हैड अटेंड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट, बट यानी प्राचीन समय में भारत के पास एक बहुत ही अच्छी सांस्कृतिक विरासत थी, और धीरे धीरे ये घटता चला गया, ये ख़त्म होता चला गया। यानी भारत को समझने के लिए ज़रूरी था कि भारत के अंदर जो सैक्रेड और लीगल टेक्स्ट थे, यानी धार्मिक और जो कानूनी जो किताबें थी जो प्राचीन समय में बनी या फिर जो लिखी गई, उनको समझना, उनको पढ़ना ज़रूरी था। और इनके लिए जो रियल आइडियाज और जो कानून थे, हिंदू और मुसलमान जो भारत के अंदर रह रहे थे, उनके जो असल में जो विचार थे और जो कानून थे, उसको समझना ज़रूरी था। और न्यू स्टडी इन टेक्स्ट की किसके बेसिस पे, फ्यूचर डेवलपमेंट की बेसिस पे भारत के अंदर। इसीलिए जोन्स और कोलब्रुक जो थे, वो प्राचीन जो किताबें थी उनको खोजना, उनके मीनिंग को समझना, उनका अनुवाद करना और उससे कुछ पता लगाना, ये भारतीय सभ्यता को जानने में इनको मदद कर रहा था। और इससे इंडियंस को भी अपने प्राचीन विरासत को समझने में मदद मिलेगी, और जो उनके जो पुरानी जो ख्याति थी, पास्ट की जो उपलब्धि थी, उसको भी समझने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में ब्रिटिश जो थे अब क्या बन रहे हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गार्जियन बन रहे हैं और मालिक बन रहे हैं। बाद में हमको बताएंगे कि हम ही तो थे जिसने तुम्हें भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता जिसको तुमने खो दी थी, उसको वापस से तुमने एहसास दिलाया और बताया कि जो गलती कर रहे हो तुम, उसको कैसे सुधारा जाए। इन विचारों से प्रभावित हो करके बहुत से जो कंपनी के अधिकारी थे, उनका कहना था कि ब्रिटिश का काम मतलब कि टू प्रमोट इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग, यानी इंडियन को प्रमोट करना नहीं है, यानी आप वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट कीजिए, पश्चिमी शिक्षा को आगे बढ़ाइए, आप तो इंडियन लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। उनका मानना था कि जो संस्थाएं हैं वो मतलब सेटअप होनी चाहिए, किसके लिए, ताकि प्राचीन भारत के जो किताबें हैं उनको समझने के लिए, और संस्कृत और जो पर्शियन भाषा है या फिर जो साहित्य या कविताएं हैं उनको समझने या सिखाने के लिए। जो अधिकारी थे उनका ये मानना था कि जो हिंदू और मुसलमान है ना, उनको सिखाना चाहिए कि जो भी जिन चीज़ों से भी उनका मतलब संपर्क है या जिनसे उनकी पहचान है, उसके बारे में वो जागरूक हो सके, किन चीज़ों का वो मान रखते थे और क्या उनका खजाना है, जो विरासत है ज्ञान का। Not subjects that were alien to them, only then they believed could the British hope to win a place in the hearts of the native। मकसद साफ था कि ब्रिटिश को यहाँ यानी जो भारत के जो देसी लोग थे, जो भारत के रहने वाले लोग थे, उनके दिलों में अपना जगह बनाना, और एक बार जब जगह बना लेंगे तो हम इनको अच्छे से गुलाम बना पाएंगे, मानसिक गुलामी हम इनको ढंग से दे पाएंगे। इस मकसद के साथ मदरसा का गठन हुआ या फिर मदरसा को सेटअप किया गया कलकत्ता के अंदर 1781 में। अब हम देखते हैं मदरसा का मतलब क्या होता है। मदरसा एक अरबी भाषा है जिसका मतलब है प्लेस ऑफ लर्निंग, यानी जहाँ पे सीखा जाए, जहाँ पे शिक्षा का जगह, किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज, है ना। मकसद क्या था, 1791 में 81 में इसको खोला गया, अरबिक भाषा का ज्ञान या फिर उसको बढ़ावा देना, पर्शियन और इस्लामिक कानून को सिखाना। बाद में हिंदू कॉलेज बनारस में 1791 में इसकी गठन हुई। मकसद क्या था इसका कि एंशिएंट संस्कृत गद्य जो भी थे या फिर जो किताबें थी उनको समझाना, पढ़ाना, उसको प्रोत्साहित करना, जो कि देश के एडमिनिस्ट्रेशन में सही हो पाएगा, मदद मिल पाएगा ब्रिटिशर को। नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर दिस व्यूज, यानी सारे अधिकारी इन व्यूज को ऐसा नहीं मानते थे। बहुत से इनमें जो थे वो ओरिएंटलिस्ट के कट्टर विरोधी थे, ओरिएंटलिस्ट के कट्टर आलोचक थे। अब ओरिएंटलिस्ट क्या थे, इनके बारे में जानते, जिनके बारे में हमने पहले भी कहा था। ये वो थे जिनका मतलब कि बहुत बड़े विद्वान थे, जिनको बहुत बड़े ज्ञानी थे। कहाँ के, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, जिनको एशिया की संस्कृति, सभ्यता और भाषा का मतलब बहुत बड़ा ज्ञान था, इनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। अब ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, ये हमारा टॉपिक है। पहले इस टॉपिक को समझते हैं, फिर इस टर्म को हम समझेंगे।
तो शुरुआती 19वीं शताब्दी में बहुत से जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने जो ओरिएंटलिस्ट थे उनकी आलोचना शुरू कर दी। यानी उनका जो विजन था शिक्षा का, उसका विरोध करना, उसकी आलोचना करना शुरू कर दी। उनका कहना था कि नॉलेज जो ईस्ट का है, यानी पूरब की जो शिक्षा, पूरब का मतलब क्या, भारत और एशिया, यानी पूरब की जो शिक्षा है वो गलतियों से भरी हुई है और इसमें बेकार की बातें, गैर वैज्ञानिक बातें भरी हुई है। जो पूर्वी साहित्य है वो क्या है, नॉन सीरियस है, बेहद जो गंभीर ना है और हल्के में लेने वाली है। इसलिए उनका कहना था कि बिना मतलब का ब्रिटिश का इस पे समय और पैसा खर्च करना बेकार है। आप इनको अरब और संस्कृत भाषा सिखा के क्या कर लोगे। सो जेम्स मिल, अब इसके बारे में जानते हैं। जेम्स मिल उनमें से एक था जिसने क्या किया कि ओरिएंटलिस्ट पे अटैक किया, यानी उस पे उसका हमला था। ब्रिटिश का जो ये प्रयास था, उसने कहा कि सिर्फ सिखाना नहीं, कि क्या जो देसी लोग यानी कि जो भारतीय लोग चाहते हैं वो इसको सिखाना नहीं, यानी कि क्या और क्या इनके नज़र में सम्मान है उनको सिखाना नहीं, इनको खुश करने की ज़रूरत नहीं है या फिर इनके दिलों में जगह बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी शिक्षा का मतलब तो ये होता है कि ये बताना कि क्या लाभदायक है, क्या उपयोगी है और क्या व्यवहारिक है, क्या प्रैक्टिकल है। इसीलिए इंडियंस को साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेज, यानी जो वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से जो प्रगति पश्चिम देश ने बना रखी है, इसको बताना। और ये पोएट्री जैसी फालतू चीज़ें इनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने या पढ़ाने की ज़रूरत है। 1830 तक ओरिएंटलिस्ट पे जो अटैक था वो धीरे धीरे तेज होता गया। इनमें से जो सबसे मुखर और सबसे प्रभावशाली आलोचक जो थे उस वक्त के, वो थे थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, जिनका शॉर्ट फॉर्म है मैकुलेटियस मैकॉले। उन्होंने इंडिया को एक अनसिविलाइज कंट्री के रूप में देखा और जिनको सभ्य होने की यानी बर्बर देश के रूप में देखा, असभ्य देश के रूप में देखा। उनका कहना था कि भारत को सभ्य बनाने की ज़रूरत है। यानी ईस्टर्न, उनका एक बहुत ही फेमस लाइन है कि नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, यानी कि पूर्वी शिक्षा का, पूर्वी ज्ञान का कोई ऐसा शाखा नहीं है, कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जिसको हम इंग्लैंड से कंपेयर कर सके। हु कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मैकॉले, कौन इसको इनकार कर सकता है। मैकॉले ने क्या कहा कि ए सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, यानी यूरोप की एक जो सिंगल रैक है, किताब है वो पुस्तकालय की, वो पूरा का पूरा जो भारत और अरब जो है उसकी तुलना नहीं कर सकता है। वापस से इसको रिपीट करते हैं, अ सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, यानी कि यूरोपियन पुस्तकालय का एक जो सिंगल सेल्फ है, एक लाइब्रेरी का एक सिंगल अलमारी का एक सिंगल रैक जो है, उसका पूरा का पूरा भारत और अरब देश तुलना नहीं कर सकता है। उसने कहा कि ब्रिटिश सरकार जो भारत के अंदर है, उसको सरकारी पैसा बेकार में ओरिएंटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका किसी भी तरह का व्यवहारिक इस्तेमाल नहीं है, प्रैक्टिकल यूज नहीं है। यानी पूरे उस एनर्जी के साथ और चाहत के साथ मैकॉले ने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा पे जोर दिया। उसका कहना था कि इंग्लिश का ज्ञान, जिससे क्या होगा, इंडियंस को पढ़ने में, यानी कि सबसे बेहतरीन साहित्य जो दुनिया ने बनाया है उसको पढ़ने में इनको मदद मिलेगा और इससे ये वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी, यानी जो पश्चिमी विज्ञान और जो दर्शन है उससे अवगत हो पाएंगे। और इंग्लिश शिक्षा जो है वह भारतीयों को सिविलाइज करने में मदद करेगा। उनके जो टेस्ट हैं, उनकी जो वैल्यूज है, मूल्य है, संस्कृति हैं, उसको समझने में मदद करेगी। और मैकॉले मिनट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 यानी एक कानून लाया गया। ये जो निर्णय था वो किस लिए था कि इंग्लिश को, अंग्रेजी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो निर्देश या आदेश हर तरह के क्षेत्र में, खास करके उच्च शिक्षा में, इसको एक बहुत बड़ा मीडियम, माध्यम बनाया जाए। अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी माध्यम ये बनाया जाए। किस लिए, टू प्रमोट, या फिर ये जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है, जो देसी संस्थाएं हैं, जैसे कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, इसका प्रमोशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ये बहुत ही बेहतर विकल्प है, ऐसा मैकॉले का कहना था। ये जो संस्थाएं हैं इनको, यानी मैकॉले का क्या कहना था कि जितने भी ये मदरसा या संस्कृत कॉलेज जैसी संस्थाएं हैं, ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, यानी अंधकार का मंदिर है, जहाँ पे मतलब कि लोग सिर्फ सर गल सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं।
अंग्रेजी शिक्षाएं जो हैं अब भारत के अंदर जो है वो बढ़नी चाहिए, यहाँ के जो किताबें हैं वो इंग्लिश में छपनी चाहिए। अब अगला जो टॉपिक हमारा एजुकेशन फॉर कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य की शिक्षा, यानी कॉमर्स एजुकेशन। इन 1854 यानी 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जैसे भारत के अंदर संसद है, संसद में विधि सांसद हैं, उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी में भी उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में, उसने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा। किसको? भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल थे उसको। ये किसके द्वारा इशू किया गया था? चार्ल्स वुड के द्वारा इशू किया गया था, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था। इसको बाद में वुड्स डिस्पैच भी कहा गया। उसने एजुकेशनल पॉलिसी यानी शिक्षा नीति जो भारत के अंदर लानी थी उस पर जोर दिया। वंस अगेन एक दफ़ा उसने फिर प्रैक्टिकल बेनिफिट यानी जो व्यावहारिक लाभ थे यूरोपियन शिक्षा की, इस पर जोर दिया, जो कि ओरिएंटल लर्निंग के बिल्कुल विपक्ष में था, बिल्कुल विरोध में था, बिल्कुल खिलाफ में था। डिस्पैच का एक प्रैक्टिकल यूज ये था कि अंग्रेजी शिक्षा से आप इकोनॉमिक हो पाइएगा, यानी आर्थिक हो पाइएगा, पैसे कमाइएगा। यूरोपियन लर्निंग का मकसद है इससे इंडियंस जो हैं वो मतलब फ़ायदे समझ पाएंगे, यानी ट्रेड और कॉमर्स को, यानी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ा पाएंगे, और इससे उनके अंदर में रिसोर्स को डेवलप यानी संसाधनों को विकसित करने की क्षमता जगेंगी। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, और इससे उनके अंदर में जो यूरोपियन जीने का तरीका है उसको अपने अंदर ला पाएंगे और वो सभ्य बन पाएंगे, और उनसे उनके जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर और टेस्ट है, ये भी बदलेंगे, और ब्रिटिश सामान की भी क्या होगी, मांग बहुत ज़्यादा हद तक होगी इंडियंस के लिए, है ना। इन चीज़ों को खरीदना और मतलब कि ये एक आदत बन जाएगा, और इन चीज़ों की प्रोडक्शन यूरोप में बहुत ज़्यादा हो पाएगी। वुड्स डिस्पैच जो था इसका ये भी था इसमें कि यूरोपियन लर्निंग वो भारतीयों के नैतिक गुणों को, यानी जो मोरल कैरेक्टर है, इनका जो नैतिक चरित्र है वो भी सुधार पाएगा, और इनसे ये क्या हो पाएंगे, सच यानी ट्रूथफुल हो पाएंगे और ईमानदार हो पाएंगे। यानी उसका कहना क्या था? उसका कहना था कि अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, इंग्लिश शिक्षा को नहीं अपनाते हो, तो आप सच्चे और ईमानदार नहीं हो। यानी आप इंग्लिश शिक्षा को पढ़ोगे तो आप ट्रूथफुल और ऑनेस्ट हो पाओगे, और इससे आप क्या करोगे, कंपनी मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक बेहतर सिविल सर्वेंट, जिसको आज के दौर में IAS IPS IFS RS कहते हैं, IRS कहते हैं, आप एक बेहतर सिविल सर्वेंट जो हैं जिस पे ट्रस्ट किया जा सके और जिस पे निर्भर रहा जा सके, वो दे पाओगे। यानी जो पूरब की जो साहित्य है वो सिर्फ गलतियों से नहीं भरी हुई है, यानी इसमें ड्यूटी और कमिटमेंट की बहुत कमी है, यानी कर्तव्य और निष्ठा, कर्तव्य और प्रतिज्ञा, इन सब चीज़ों की बहुत कमी है। इसीलिए हम जो भेज रहे हैं इसकी बहुत ज़रूरत है। यानी कि 1854 का जो डिस्पैच है इसका अनुसरण करते हुए बहुत से बदलाव लाए गए हैं ब्रिटिश के द्वारा, और एजुकेशनल शिक्षा के जो डिपार्टमेंट थे, है ना, वो सेटअप किए गए हैं। किस लिए? जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे थे उस पर नज़र डालने के लिए स्टेप्स उठाए गए, ताकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको डेवलप किया जा सके, विश्वविद्यालय लेवल पे जो शिक्षा है उसको विकसित किया जा सके। और 1857 में सिपाही विद्रोह के दौरान मेरठ और दिल्ली के अंदर में सिपाही का खड़ा होना, विरोध में उठना, खिलाफ में उठना, यूनिवर्सिटीज़ को कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया, मद्रास और बम्बे में। प्रयास इनका ये भी रहा कि सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी स्कूली शिक्षा में भी बदलाव लाना चाहिए, इनकी ये भी कोशिश आगे जारी रही। इसके बाद हम अगली टॉपिक को स्टडी करते हैं, जो है व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स। यानी जब इतने सारे बदलाव हो रहे थे तो लोकल स्कूल का क्या हो रहा था, यानी जितने भी लोकल स्कूल जिनको हम आज प्राइवेट स्कूल्स कह रहे हैं, या फिर देश के अंदर जो सरकारी स्कूल है, यानी इन स्कूल्स का क्या हो रहा था। जब बाहर से कोई स्कूल खोला जाएगा तो जो लोकल स्तर पे उन स्कूल का क्या होगा। सो क्या हमारे पास कोई आइडिया है कि कैसे ब्रिटिश के आने से पहले भारत के अंदर शिक्षा कैसी होती थी? क्या हमने कभी सोचा है कि कैसे क्या मतलब कि उससे पहले क्या बच्चे स्कूल जाते भी थे क्या, और स्कूल्स थे भी तो ब्रिटिश रूल के दौरान इन स्कूल के साथ हुआ क्या। अब एक बंदा है विलियम एडम, इसके रिपोर्ट को समझते हैं। 1830 में विलियम एडम नाम का एक बंदा है जो स्कॉटलैंड का एक मिशनरी है, वो बंगाल और बिहार के ज़िलों में दौरा करता है। दौरा करना मतलब वहाँ पे जाता है, वहाँ पे
निरीक्षण वगैरह करता है और उससे कहा जाता है कंपनी के द्वारा कि तुम ना एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल, यानी कि वर्नाकुलर स्कूल का मतलब होता है कि जो लोक भाषा या फिर जो वहाँ की आम भाषा है उस पर जो शिक्षा चल रही है उस पर एक रिपोर्ट बनाओ। तो एडम का रिपोर्ट आता है। एडम क्या पाता है कि लगभग 1 लाख पाठशाला जो बंगाल और बिहार में है चल रहे हैं, और ये छोटी छोटी संस्थाएं हैं जिसमें 20 से ज़्यादा विद्यार्थी किसी भी संस्थाओं में नहीं है, यानी लगभग कितना हो गया 20 लाख के आसपास। और लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो इन पाठशालाओं में पढ़ाए जा रहे हैं वो लगभग 20 लाख की आबादी में है। ये जो संस्थाएं हैं इनको मतलब कि वेल्दी पीपल चला रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, अमीर घराने हैं, ये चला रहे हैं कम्युनिटी के। और उस समय टीचर को गुरु के नाम से जाना जाता था। यानी जो एजुकेशन का जो सिस्टम था वो लचीला था, फ्लेक्सिबल था। कुछ चीज़ें जो इनसे हमको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। उस वक्त के जो पाठशालाएं थे उसमें चल क्या रही थी, वहाँ पे फीस फिक्स्ड नहीं था, कोई शुल्क जो था शिक्षा शुल्क फिक्स नहीं था, किसी भी तरह की छपी हुई किताबें नहीं थी, किसी तरह के स्कूल बिल्डिंग सेपरेट नहीं थे, कोई बेंच नहीं था, कोई चेयर नहीं था, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, और किसी तरह का सेपरेट क्लास 1 to 10 ऐसा कुछ नहीं था, कोई रोल कॉल रजिस्टर भी नहीं था, किसी तरह का परीक्षा भी नहीं होता था, और कोई समय सारणी यानी टाइम टेबल भी नहीं था। कुछ जगहों पे तो क्लासेज जो होते थे वो बरगद के पेड़ के नीचे चलते थे, और कुछ जगहों पे तो गांव के नुक्कड़ पे चलते थे, या मंदिर या दुकानों में चलते थे, या फिर गुरु के घर पे चलते थे। जो फी था वो किस पे निर्भर था, वो पेरेंट्स के इनकम पे निर्भर था। अमीर को ज़्यादा पे करना पड़ता और गरीब को कम पे करना पड़ता था। जिस तरह से जैसी जिसकी ज़रूरत या जैसी जिसकी इच्छा वैसा फीस था। सभी लोग, हर क्लास के लोग यानी सभी इकट्ठा बैठते थे, और उनसे जो टीचर यानी गुरु जो हुआ करता था वो मतलब कि अलग अलग लेवल्स पे इंटरेक्ट करते थे, संपर्क करते थे। एडम ने क्या पाया कि ये जो फ्लैक्सिबल सिस्टम था, ये जो लचीला सिस्टम था, वो लोकल ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई थी। उदाहरण के तौर पे जो फसल की कटनी होती थी उस वक्त क्या होता था कि जो गांव देहात के बच्चे थे वो खेतों में काम करने जाते थे, और पाठशाला जो होती थी एक दफ़ा फिर से मतलब कि जब फसल की जब कटाई होती थी और उसको जमा किया जाता था उस दौरान बंद हुआ करती थी, क्योंकि इस समय जो गांव देहात के बच्चे थे वो गांव जाते थे और खेती वगैरह करते थे। नए रूटीन्स और नए रूल्स ये हमारा अगला टॉपिक है। यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में कंपनी किस चीज़ से ज़्यादा मतलब कि चिंतित थी या मतलब रखती थी, हायर एजुकेशन से मतलब रख रही थी। इसीलिए उसने लोकल पाठशालाओं को चलने दिया बिना किसी दखल अंदाजी के। 1854 के बाद कंपनी ने क्या किया, उसने निर्णय लिया कि अब वो वर्नाकुलर एजुकेशन जो लोक भाषाएं में शिक्षा चल रही हैं उसको विकसित किया जाए, उसमें सुधार लाई जाए। और ऐसा पाया गया कि ऐसा सिर्फ हम कैसे कर सकते हैं, आदेश पारित करके कर सकते हैं। सिस्टम के भीतर नए रूटीन ला सकते हैं, नए कानून लागू कर सकते हैं, और नियमित निरीक्षण कर सकते हैं, रेगुलर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे किया जाएगा, कौन से तरीके अपनाए जाएंगे, और किन लोगों को मतलब कि नियुक्ति की जाएगी। तो बहुत सारे सरकारी पंडितों की नियुक्ति की गई, हर के चार्ज में मतलब कि 4 से 5 स्कूल दिए गए। और पंडित का काम क्या था, पाठशालाओं को देखना है ना, और मतलब कि शिक्षा के स्टैंडर्ड को सुधारना। हर गुरु को कहा गया कि आप अपना पीरियडिक रिपोर्ट सबमिट कीजिए, यानी कि आपका जो कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना समय पढ़ा रहे हैं, कब पढ़ा रहे हैं, कब एब्सेंट या प्रेजेंट है, वो आप प्रस्तुत कीजिए। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। अब जो शिक्षा थी वो किताबों पे बेस्ड कर दी गई, और लर्निंग को एक परीक्षा के जरिए टेस्ट किया गया। अब स्टूडेंट को कहा गया आप एक रेगुलर फीस दीजिए और क्लास को रेगुलर आइए। फिक्स सीट कर दिए गए, सीट भी फिक्स कर दिए गए, और नए नियम कानून के अनुशासन को बनाए गए। पाठशालाओं ने नए कानून को स्वीकारा, उसको सरकार से अनुदान मिले, और जो भी अनिच्छुक थे उनको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जो पाठशाला नहीं स्वीकार रहा था इस सिस्टम को, उसको किसी भी तरह की सरकारी सपोर्ट नहीं मिल रही थी। यानी गुरु जो चाहते थे अपनी इंडिपेंडेंस को अटेन करना, अब मतलब कि उनको कोई आज़ादी नहीं, यानी कि अब उनको सरकारी स्कूलों के साथ कंपटीशन करना पड़ता था। न्यू रूल्स और रूटीन्स जो थे उसका बाकी भी कुछ कंसिक्वेंसेस था। शुरुआती सिस्टम में चिल्ड्रेन जो गरीब घरानों से थे
वो तो मतलब कि अब उनके लिए टाइम टेबल फिक्स हो गया। अब पहले की तरह तो उनको फ्रीडम नहीं था कि चलो कटनी के समय घर चले जाते, ऐसा कुछ था नहीं। डिसिप्लिन ऑफ न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस, यानी नया सिस्टम का जो डिसिप्लिन था उसमें नियमित अटेंडेंस की मांग उठी। और फसल कटनी के समय भी जो गरीब घर के बच्चे थे जिनको खेतों में काम करना पड़ता था, अब उनको तो घर जाना था। सो अब स्कूल्स में वो आ नहीं पाते थे, तो उनको गैर अनुशासित समझा गया, इनडिसिप्लिन करार दिया गया और उनको कहा गया इसको शिक्षा लेने की कोई इच्छा नहीं है। अब जो हमारा टॉपिक है एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा का एजेंडा। सो ब्रिटिश अधिकारी जो थे सिर्फ वो लोग थे जो मतलब कि सिर्फ हमारे मतलब कि शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे, यानी शुरुआती 19वीं शताब्दी से बहुत से जो थिंकर थे जो भारत के अलग अलग कोने से थे, उन्होंने वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, यानी शिक्षा को फैलाया जाए। यूरोप के अंदर जितने भी विकास थे उसको देखते हुए कुछ इंडियंस को लगा कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो भारत को शायद आधुनिक बनने में मदद करेगा, और उसने ब्रिटिशर से कहा कि आप यहाँ पे और स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, विश्वविद्यालय खोलिए और खूब पैसा लगाइए, है कि नहीं। अब बाकी है कि बाकी आगे हम 9 में पढ़ेंगे। देयर वर अदर इंडियंस, बाकी इंडियंस अब कौन थे जो जो पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ खड़े उठे, जिनमें 2 नाम हैं, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, इन्होंने इस तरह के जो डेवलपमेंट चल रहे थे इसके खिलाफ क्या प्रतिक्रिया दी इन्होंने। गांधी जी का कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना रखा है। महात्मा गांधी का कहना था कि कॉलोनियल जो शिक्षा थी वो हमारे अंदर यानी भारतीयों के अंदर हमारे दिमाग में एक इन्फीरियरिटी ला दिया है, यानी हीन भावना ला दिया है। इससे हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को उच्च समझ रहे हैं, यानी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को हम ऊंचा समझ रहे हैं, और जो प्राइड यानी जो स्वाभिमान गर्व हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता में थी उसे हम खो रहे हैं। यानी कि उनका सीधा कहना था कि देयर वाज पॉइजन इन दिस एजुकेशन, यानी हमारे शिक्षा में, या फिर कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के अंदर जहर है। महात्मा गांधी ने कहा कि ये बहुत ही सीनफुल है, इसने भारतीयों को गुलाम कर रखा है, और पश्चिम की जो रोचक चीज़ें यानी पश्चिम से प्रभावित होकर के, आकर्षित होकर के हमने क्या कर रहा है कि जो भी चीज़ भारत से, जो भी विदेशों से आ रहा है, जो भी पश्चिमी देशों से आ रहा है, हम उसकी तारीफ किए जा रहे हैं और बेतहाशा उसको हम स्वीकारे जा रहे हैं। इंडियंस एजुकेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशंस, यानी जो भारतीय इन संस्थाओं में शिक्षा ले रहे हैं अब वो ब्रिटिश शासन की तारीफ कर रहे हैं। महात्मा गांधी चाहते थे कि एजुकेशन वैसा होना चाहिए जो इंडियंस को, यानी जो भारतीयों को जो सेंस ऑफ डिग्निटी है, यानी कि आत्मसम्मान की जो भावना और जो सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको जगा पाए। और नेशनल मूवमेंट के दौरान यानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़ दीजिए और क्या कीजिए, ब्रिटिश को ये दिखाइए कि इंडियंस जो है अब आपके गुलाम नहीं हैं, अब अपने स्कूलों में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने बड़ी मजबूती के साथ, उनको ये लगा कि इंडियन लैंग्वेजेज यानी जो भारतीय भाषाएं हैं, है ना, ये मीडियम ऑफ टीचिंग होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ना कि अंग्रेजी। एजुकेशन इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में शिक्षा, यह भारतीयों को अपंग बना रहा है और इससे डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स, यानी अपने सामाजिक इर्द गिर्द से ये बाहर भाग रहे हैं और अपने ही ज़मीन पे इनको अजनबी बना रहे हैं। यानी बिनाइती बोली से ये अपनी लोकल संस्कृति, लोकल यानी घरेलू संस्कृति को, और जो इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेज, जो अंग्रेजी शिक्षा लेके आ रहा है उसको पता ही नहीं कि लोगों के बीच में बैठना कैसे, बातें कैसे करना है, यानी वो समाज से अलग अपने आप को समझता है। या वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी ने कहा कि हमें रीडिंग एंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करने के अपेक्षा रादर देन मतलब कि वेस्टर्न एजुकेशन में क्या है कि हम रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ओरल एजुकेशन जो मौखिक शिक्षा है उससे हम कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं। इससे हम क्या करें, किताबों को ज़्यादा भाव दे रहे हैं, है ना, देन और जो डेली अनुभव है हमारा, जो जीवन के अनुभव है उससे हम दूर हट रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज से दूर हट रहे हैं। उनका कहना था कि एजुकेशन को डेवलप करने की ज़रूरत है क्योंकि यह एक व्यक्ति के माइंड और सूल यानी दिमाग और आत्मा पे को विकसित करता है। लिटरेसी, साक्षरता और सिंपली लर्निंग, यानी कि साक्षरता और शिक्षा में फ़र्क है, यानी कि सिंपली पढ़ना लिखना,
है ना। इसका मतलब शिक्षा नहीं होता, इसका मतलब एजुकेशन नहीं होता। यानी लोगों को हाथ से काम करना भी आना चाहिए, कारीगरी सीखनी चाहिए और कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना ये सीखनी चाहिए। इससे उनका जो माइंड और कैपेसिटी होगा समझने का वो डेवलप करेगा। ये गांधी जी के विचार थे अंग्रेजी शिक्षा की प्रतिक्रिया को लेकर के। जैसे जैसे जो राष्ट्रवादी भावना फैलते गया, बाकी भी जो थिंकर थे उन्होंने भी ये सोचना शुरू कर दिया नेशनल एजुकेशन के सिस्टम को लेकर के, जो कि बड़े ही रेडिकल तरह से, जो कि ब्रिटिश से बिल्कुल अलग था। टैगोर अबोर्ड ऑफ पीस, अब इसी में हम जानेंगे टैगोर का शांति निकेतन को लेकर के। इन मेनी ऑफ यू, हम में से बहुत जो है शांति निकेतन के बारे में सुने होंगे। क्या आप जानते हो कि ये कब स्थापित हुआ और किसके द्वारा स्थापित हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक संस्था 1901 में शुरू की। जब वो बच्चे थे, टैगोर स्कूल जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका घुटन होता था और बहुत ही ऑपरेसिव लगता था स्कूल, अत्याचारी लगता था स्कूल, ऐसा लगता था जैसे जेल है। इसलिए वो कभी भी नहीं जाना चाहते थे, उनको लगता था। इसीलिए बाकी बच्चे मतलब कि वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर टैगोर माइंड वुड वांडर अवे। बाकी बच्चे तो टीचर को सुनते थे लेकिन टैगोर का माइंड जो है इधर उधर भटक जाता था। उनके स्कूली दिनों के जो अनुभव थे कलकत्ता में, इससे टैगोर के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ स्कूल को लेकर के। जब वो बड़े हुए तो वो चाहते थे कि वो एक स्कूल सेटअप करे जहाँ पे बच्चा खुश रह सके, जहाँ पे वो स्वतंत्र रह सके और क्रियात्मक बन सके, क्रिएटिव बन सके, जहाँ पर वो अपने मतलब कि जो थॉट्स हैं और डिज़ायर्स, यानी जो विचार और जो इच्छाएं हैं उसको विकसित कर सके। टैगोर का मानना था कि चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग, यानी जो बचपन है वह सेल्फ लर्निंग का वक्त होता है, खुद सीखने का वक्त होता है। यानी कि कठोर और ये जो कठोर तरह का जो अनुशासन है इससे हट करके फ्री शिक्षा का समय होता है। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, यानी शिक्षकों को काल्पनिक होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, कल्पना भरे होने चाहिए और बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को मदद कर सके ताकि वो अपनी क्यूरियोसिटी का मतलब जानने की जो इच्छा, जिज्ञासा को बढ़ा सके। टैगोर के हिसाब से एग्जिस्टिंग स्कूल्स, यानी उस वक्त के जो स्कूल थे वह नेचुरल डिज़ायर को, यानी कि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव होने की जो कला है उसको मार रहा था। टैगोर उनमें से एक था जो क्रिएटिव लर्निंग, उनका कहना था कि जो क्रियात्मक शिक्षा है उसको हम एक नेचुरल इन्वायरमेंट में, एक प्राकृतिक वातावरण में विकसित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर गांव देहात के इलाकों में उन्होंने एक मतलब कि शांति निकेतन खोला, जहाँ पे प्रकृति के संपर्क में बच्चे जो थे वह अपने नेचुरल क्रिएटिविटी को, प्राकृतिक क्रियात्मक कलाओं को विकसित कर सकता था। बहुत से अर्थ में टैगोर और महात्मा गांधी एक ही जैसा शिक्षा को लेकर के सोचते थे। देयर वेयर हाउएवर डिफरेंसेस टू, कुछ फर्क भी था। गांधी जी जो थे वो पश्चिमी सभ्यता का दुर्विरोधी और आलोचक थे, मशीन्स और टेक्नोलॉजी के विरोधी थे। टैगोर चाहते थे कि हमें क्या करना होगा कि कंबाइन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद दैट ऑफ व्हाट ही सॉ एज द बेस्ट इंडियन मेथड, यानी जो भारतीय तौर तरीके और जो पश्चिमी सभ्यता है दोनों का मिश्रित रूप भारतीयों को मिलना चाहिए। इससे उन्होंने साइंस पढ़ाना और टेक्नोलॉजी को सिखाना, शांति निकेतन, इस पे भी जोर दिया। आर्ट, म्यूजिक और डांस पे भी जोर दिया। बहुत से लोग और जो थिंकर थे अब वो ये सोचते थे कि अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन्ड, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा जो तंत्र है उसको थोड़ा फैशनेबल बनाया जाए, शानदार बनाया जाए। कुछ बदलाव जो ब्रिटिश के द्वारा लाए गए और मतलब कि ऐसा महसूस किया गया कि सिस्टम को एक्सटेंड किया जाए ताकि इसमें बहुत से लोगों को शामिल किया जाए, वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल को शामिल किया जाए। बाकियों ने ये अर्ज किया एक वैकल्पिक सिस्टम को क्रिएट किया जाए ताकि पीपल वेर एजुकेटेड इनटू अ कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल, यानी लोगों को ऐसी संस्कृति और सभ्यता में शिक्षा दी जाए जो पूर्णतः राष्ट्रीय हो। हु वाज टू डिफाइन व्हाट वाज ट्रूली नेशनल। अब ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन होगा जो राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता का परिभाषा तय करेगा। यह जो वाद विवाद था कि नेशनल एजुकेशन क्या होना चाहिए, यह आज़ादी से लेकर के आज तक चलता ही आ रहा है। ये विवाद अभी भी ख़त्म नहीं
हुआ है. So that's all about this chapter. I hope this chapter is going nicely, and please give your reaction in comments, and also subscribe and share the ideas which I have mentioned in this video. Thanks, and keep on continue.